नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग की जो तैयारी बड़े अच्छे ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनकी एक श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसमें आज हम लोगों का टॉपिक है गुप्त वंश, जिसके अंतर्गत हम लोग समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कि आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन है, उनसे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, और हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? ओके, ऑप्शन है आपका श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, सी ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त। तुम्हारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। तुम्हारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। और अगर यहीं पे हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो हमारा गुप्त वंश था, इसका संस्थापक किससे माना जाता है? इसका जो संस्थापक था, वास्तविक की बात करें तो वास्तविक संस्थापक तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, लेकिन अगर हम संस्थापक की बात करते हैं तो इसका संस्थापक था श्रीगुप्त। कौन था? गुप्त शासक श्रीगुप्त था। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। तो इनका जो शासनकाल था 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक था। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम की एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि इन्होंने जो है एक गुप्त संवत चलाया था। ठीक है, इन्होंने जो है गुप्त संवत चलाया था, वो भी कब चलाया था आपको याद रखना है, 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा कि गुप्त संवत किस शासक द्वारा चलाया गया, तो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। इनका शासनकाल था 319 से 335 ईस्वी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था जिसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपका श्रीगुप्त, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त, डी है आपका समुद्रगुप्त। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त। जो हमारा शासक था समुद्रगुप्त, इससे जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इससे जो पूर्व के शासक थे तो देख लेते हैं कौन कौन थे। तो पहला शासक था आपका श्रीगुप्त, इसके बाद आया घटोत्कच गुप्त, घटोत्कच गुप्त, और इसके बाद आया था चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो इन तीनों के जो है कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसके बाद जो चौथा शासक हमारा हुआ है समुद्रगुप्त। तो जब समुद्रगुप्त आया तो उसके अभिलेख हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसलिए प्रथम शासक कौन हो जाएगा? समुद्रगुप्त। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है दौहित्र, दूसरा लिच्छवया दौहित्र, तीसरा ऑप्शन है लिच्छवया सौहित्र, चौथा है लिच्छवया। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा लिच्छवया दौहित्र। समुद्रगुप्त ने लिच्छवया दौहित्र की उपाधि धारण की थी। ठीक, तो अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जो समुद्रगुप्त था इसके पिता कौन थे? पिता थे चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट। और माता की बात करें, माता थी कुमार देवी, कुमार देवी, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी। क्या थी? लिच्छवी राजकुमारी। इसी कारण समुद्रगुप्त अपने आप को लिच्छवया दौहित्र कहा करता था। ठीक है, ओके, आपको रीजन पता चल गया होगा कि इसने लिच्छवया दौहित्र की उपाधि क्यों धारण की, क्योंकि इसकी माता जो थी कुमार देवी, वो लिच्छवी राजकुमारी थी। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ओके, ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त, डी रामगुप्त। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था। तो एक हमारे फेमस इतिहासकार हुए हैं, इतिहासकार जिनका नाम है विंसेंट वी ए स्मिथ, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ। इन्होंने जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। किसने कहा है? विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने। ओके, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? ठीक, हमारा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी हर्षवर्धन, डी अशोक। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी कि जो इलाहाबाद के स्तंभ लेख है उसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित हैं। ओके, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन निम्न में से किसका राजकवि था? ठीक है, यहाँ पे हरिसेन हो जाएगा, हरिसेन आपको बताना है। ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी अशोक। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का राजकवि था। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग हरिसेन के बारे में जान लेते हैं। तो हरिसेन ने जो है प्रयाग प्रशस्ति जो है, एक प्रयाग प्रशस्ति उसकी रचना की थी। ये एक अभिलेख है जिसकी रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। और अगर हम बात करें कि प्रयाग प्रशस्ति में क्या मतलब किस बात का वर्णन है, तो इसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन है। समुद्रगुप्त जो है इसके विजय अभियानों का वर्णन किया गया है प्रयाग प्रशस्ति में। किसके द्वारा किया गया है? हरिसेन के द्वारा। ये बात आप लोग याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन किया गया है। किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा इसकी रचना की गई। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अश्वमेध पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी? किसकी? अश्वमेध पराक्रमांक की। ओके, ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, बी ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी रामगुप्त। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त ने जो है अश्वमेध पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसके पीछे का जो रीज़न है वो जान लेते हैं कि अशोक ने समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रमांक की उपाधि क्यों धारण की। तो इसका रीज़न है कि जो समुद्रगुप्त था वो अपने विजय उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ कराता था और उसी के अकॉर्डिंग उसने अश्वमेध पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त, गुप्त नहीं यहाँ पे गुप्त हो जाएगा, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख किस भाषा में लिखवाया गया है? ओके, ऑप्शन है आपका पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी यूनानी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत भाषा में प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है। अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रयाग प्रशस्ति है इसका जो रचनाकार है वो है हरिसेन। इसने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। और प्रयाग प्रशस्ति में जो है समुद्रगुप्त के जो है विजय अभियानों की चर्चा की गई, जानकारी हमको यहीं से मिल रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? ठीक है, आपको बताना कविराज किसे कहा गया है। ऑप्शन है आपका श्रीगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा गया है। ठीक है, और हम लोग थोड़ा जान लेते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त जो है विजेता के साथ साथ एक कवि भी था, ठीक है, और एक संगीतज्ञ भी था। और क्या था ये? और ये विद्या का महान संरक्षक था। ठीक है, विद्या का संरक्षक था। ठीक, यानी कि समुद्रगुप्त जो है एक साम्राज्यवादी शासक होने के साथ साथ कवि भी था, संगीतज्ञ था और विद्या का संरक्षक भी था। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है? बीड़ा बजाते हुए। ठीक है, ऑप्शन है आपका श्रीगुप्त, बी आपका समुद्रगुप्त, सी आपका रामगुप्त, डी आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे समुद्रगुप्त। ठीक, समुद्रगुप्त जो है एक अच्छा बीड़ा वादक था, इसी कारण अच्छा बीड़ा वादक था, इसी कारण इसके जो सिक्के थे उस पर इसको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर कब बैठा? ओके, ऑप्शन है आपके 335 ईस्वी, बी ऑप्शन 345 ईस्वी, सी 319 ईस्वी, डी 375 ईस्वी। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसके शासनकाल की बात कर लेते हैं। तो समुद्रगुप्त था, इसका शासनकाल कब से कब तक था ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये था 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। ठीक है, 335 से 375 ईस्वी तक, लगभग 40 वर्षों तक इसका शासनकाल था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया? ऑप्शन है हमारा चंद्रगुप्त प्रथम, बी है ऑप्शन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी स्कंदगुप्त, डी समुद्रगुप्त। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। ठीक है, कुछ जगह जो है आपका टाइपिंग मिस्टेक है तो आप लोग उसको माइंड मत करिएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो शासनकाल था उसको देख लेते हैं कब से कब तक था। ठीक है, शासनकाल। तो जो हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है वो 380 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा और 414 ईस्वी तक इसका शासनकाल
था। ठीक है, याद रखिएगा 380 से 414 ईस्वी तक। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने शकों को निर्णायक रूप से पराजित किया था। ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी रामगुप्त, डी समुद्रगुप्त। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसने जो है शकों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। ठीक है, और शकों का जो भयंकर आक्रमण हुआ था वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, लेकिन यहाँ पे बात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की हो रही, उसने शकों को निर्णायक रूप से एकदम पराजित कर दिया था। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का वह पहला शासक कौन था जिसने चांदी के सिक्के जारी किए। ऑप्शन है हमारा चंद्रगुप्त प्रथम, बी ऑप्शन है हमारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी रामगुप्त, डी स्कंदगुप्त। हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसने जो है चांदी के सिक्के जारी किए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये जान लेते हैं कि इसने चांदी के सिक्के जारी करने का रीज़न क्या था। तो जब इसने शकों को पराजित किया था, ठीक है, शकों को जब इसने पराजित किया तो उसने उसी के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, और ये जारी किए थे शकों की शैली में ही चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, शकों को पराजित करने की उपलक्ष्य में। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी, आपको बताना है। पहला है विक्रमादित्य, दूसरा है क्रमादित्य, तीसरा है पराक्रमांक, चौथा है महाराजाधिराज की। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसी कारण इसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन है आपका पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी मथुरा, डी पुरुषपुर। तुम्हारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी। ओके, तो अब यहाँ पे बात आती है कि प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो आप लोग याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की जो प्रथम राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, ये प्रथम राजधानी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस शासक के दरबार में संस्कृत साहित्य के 9 प्रसिद्ध विद्वान रहा करते थे। ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, बी ऑप्शन है अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी रामगुप्त। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके शासनकाल में संस्कृत साहित्य के 9 प्रसिद्ध विद्वान रहा करते थे। ठीक है, और इनको हम लोग सम्मिलित रूप से नवरत्न बोलते थे। क्या कहते थे, नवरत्न कहते थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, तो उसका भी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इन नवरत्नों के नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला है आपका अमर सिंह। इसके बाद रहते थे शंकु, कौन, शंकु। तीसरा घटकरपर रहते थे। इसके बाद छपड़क जी। इसके बाद कालिदास, आपके कवि, महाकवि कालिदास, ये भी रहते थे। इसके बाद आपके धन्वंतरी जो चिकित्सक थे, धन्वंतरी, ये भी जो है कालिदास के दरबार में रहते थे। और इसके अलावा वराहमिहिर और वररुचि और लास्ट आपके बैताल भट्ट। ये आपके 9 रत्न हो गए जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, आपको नाम इनके याद रखना है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास किस शासक के दरबार में निवास करते थे। ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी रामगुप्त। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास रहा करते थे। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास का प्रथम नाटक माना जाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा था। ऑप्शन है आपके विक्रमोर्वशीयम, बी मालविकाग्निमित्रम, सी रघुवंशम, डी कुमार संभवम। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मालविकाग्निमित्रम। ये कालिदास का प्रथम नाटक माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कालिदास की 7 प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें से 4 आपके सामने हैं, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, कुमार संभवम, चौथी मालविकाग्निमित्रम। इसके अलावा 3 और हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे मेघदूतम, एक है ऋतु संहारम। ठीक, ये हो गई अब पीछे। और एक है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम।
ये आप लोग याद रखिएगा, ये कालिदास की रचनाएं लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग समझ लीजिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है आपका अशोक, बी ऑप्शन है इल्तुतमिश, सी बलबन, डी चंद्रगुप्त। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त नहीं, ये चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा आपका, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक। और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी के शासनकाल में फाहियान आया था। तो अभी हम देख लेते हैं फाहियान कब से कब तक भारत में था। फाहियान 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक भारत में रहा। एक लंबा शासन समय इसने भारत में बिताया, ठीक है। और इसने अपने अनुभवों को अपने प्रसिद्ध ग्रंथ, उसका नाम क्या इसने रखा, फुकोकी। इसने अपना जो अनुभव भारत में बिताया, भारत में जो अपना समय बिताया, उसके अनुभवों को फुकोकी में संकलित किया, ठीक। तो फाहियान की रचना है फुकोकी। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद शाकाहारी कहलाने लगा? ठीक, ऑप्शन है आपके समुद्रगुप्त, बी रामगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी चंद्रगुप्त। तुम्हारा राइट ऑप्शन है चंद्रगुप्त। इसने शकों को पराजित किया और शाकाहारी कहलाने लगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण कराने वाला शासक कौन था? ऑप्शन है आपके समुद्रगुप्त, बी रामगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी चंद्रगुप्त प्रथम। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। अब इस लौह स्तंभ की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसकी एक खास विशेषता है कि ये खुले आसमान के नीचे होने के बावजूद भी आज तक ये जंग रहित है, ठीक। इसकी एक विशेषता है कि ये आज तक जंग रहित है। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय किस धर्म को मानने वाला शासक था? ठीक, ऑप्शन है आपके शैव धर्म, बी वैष्णव धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी जैन धर्म। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वैष्णव धर्म, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं गुप्त शासकों की। तो हमारे जो गुप्त शासक थे उन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया था और उसी को बढ़ावा दिया था, ठीक है। इस बात की हमें जानकारी इससे मिलती है कि जो गुप्त वंश था इसका राजकीय चिन्ह गरुड़ था, ठीक, जो कि विष्णु का वाहन था, ठीक। तो गुप्त शासक तो जो थे वो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक धन्वंतरी एक प्रसिद्ध क्या थे? आपको बताना है कि धन्वंतरी जो थे क्या थे। ऑप्शन है आपका चिकित्सक, बी खगोल शास्त्री, सी कवि, डी दर्शन शास्त्री। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा चिकित्सक। धन्वंतरी क्या थे? एक चिकित्सक थे, ठीक। और इनको जो है आयुर्वेद का जनक कहा जाता था। धन्वंतरी को ही आयुर्वेद का जनक माना जाता है। आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? धन्वंतरी को। ओके, आप इस बात को याद रखिएगा। और बात करें खगोल शास्त्री की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में वराहमिहिर एक खगोल शास्त्री थे। और कवि की बात करें तो कालिदास कवि के रूप में निवास करते थे, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज का प्रैक्टिस सेशन हमारा यहीं तक था। आई होप आप लोग को ये प्रैक्टिस सेशन पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इससे जो है वीडियो का मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ले आ सकूं, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम हिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक पे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।